आज हम बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क केस की जिसने ना सिर्फ इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाया बल्कि यहाँ के सिटीजन्स के अधिकारों की भी रक्षा की। इसने पूरे देश को ये मैसेज दिया कि कोई भी इंसान, कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। और इसने आने वाली सरकारों को एक पाथवे डिजाइन करके दिया और ये बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना है और यही आपका काम है। ये बात शुरू होती है भारत की आज़ादी से। भारत अब नया नया आज़ाद हुआ ही था और उस समय पर भारत की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी जमींदारी प्रथा। अब जमींदार जो होते थे वो बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे थे। उन पर काम करने वाले मजदूर, जो उनके खेतिहर मजदूर होते थे, वो उन पर हर तरह का जुल्म करते थे, हर तरह की एट्रोसिटीज़ का सामना उनको करना पड़ता था। वो जमींदारों के लिए काम तो करते थे लेकिन उस ज़मीन पर उनका कोई हक नहीं होता था। जमींदार दिन ब दिन रिच होते चले जा रहे थे, पैसे वाले होते चले जा रहे थे, लेकिन असल में खेती करने वाले मजदूर थे वो गरीब से गरीब होते चले जा रहे थे। इस बात को ध्यान में रखकर ही भारत की सरकार ने इस प्रथा को खत्म करने की ठानी। 1951 में इंडिया की गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर यह कहा गया कि एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर ज़मीन पाई गई तो उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन को रख करके जमींदारी का ओहदा ना पा सके। अब ये बात वहाँ उस समय के जमींदारों को कहाँ पसंद आने वाली थी, तो जमींदारों ने अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में पिटीशन डालना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ कि सरकार ये गलत कर रही है, ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है। धीरे ये पिटीशंस का नंबर बढ़ने लगा और सरकार जब इन पिटीशंस और कोर्ट के लगातार इंटरफेरेंस से परेशान होने लगी तब सरकार ने डिसाइड किया कि इसको लेकर के एक कानून बनाया जाए। 1951 में सरकार सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आई और यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। इसमें यह कहा गया कि किसी के पास भी एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा अगर ज़मीन पाई गई तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो इस ज़मीन को अपने कब्जे में ले ले। अब यहाँ पर कोर्ट के इंटरफेरेंस सरकार और जमींदारों के बीच में एक टसल सी चलने लगी। जब कोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया तो उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि सरकार के किसी भी फैसले को रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को है और वो किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकती है और ये चेक कर सकती है कि सरकार ने ये कानून संविधान को ध्यान में रख के बनाया है या नहीं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। अब बात कर लेते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर केशवानंद भारती की। केशवानंद भारती का जन्म केरला में 1940 में हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों के आगे भारत को आज़ाद होते हुए देखा था। केशवानंद भारती बहुत ही धार्मिक विचारों वाले इंसान थे और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका भगवान में आस्था बढ़ती गई। बात यहाँ तक पहुँची कि बहुत कम उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और 19 साल की उम्र में ही वो केरला के एडनीर मठ के शंकराचार्य बन गए। अब इनके एडनीर मठ ने बहुत से सोशल सर्विस के काम किए, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, हॉस्पिटल खोले, अलग अलग लैंग्वेजेस में स्कूल खोले, इंग्लिश, कन्नड़ा, संस्कृत, ये सारे लैंग्वेजेस में इनके स्कूल्स पढ़ाया करते थे। यहाँ से बात बढ़ते बढ़ते पहुंची 1969 में जब केरला की गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के चलते उन्होंने एडनीर मठ की बहुत सारी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पर सामने आए केशवानंद भारती जिन्होंने अपने मठ की तरफ से केरला गवर्नमेंट के इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट में अपील की और वहाँ पर उन्होंने ये कहा ये एक्ट हमारे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू रिलीजन को वायलेट करता है। इसलिए केरला की गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी ज़मीन पर कब्जा जमा सके। अब केशवानंद भारती अपने केस को लेकर केरला हाईकोर्ट में पहुंचे थे लेकिन केरला हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला नहीं दिया। केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि सरकार आपकी जमीन को कब्जे में ले सकती है और बदले में जो कंपनसेशन सरकार देगी वो आपको एक्सेप्ट करना है। और अब इसी बीच जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच का टसल जारी रहा। हमें लगातार कोई ना कोई कानून लेकर आती रही जिससे वो जुडिशरी को ओवरपावर कर सके। इसी टसल के चलते 1972 में गवर्नमेंट लेकर के आई 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके चलते सरकार ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आर्टिकल 31A में एक नया शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया 9 शेड्यूल। और ये 9 शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल था जिसको कि जुडिशरी किसी भी तरह से रिव्यू नहीं कर सकती थी और इसी 9 शेड्यूल में इस केरला गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म एक्ट को डाल दिया गया। मतलब कि जुडिशरी अब इस एक्ट को रिव्यू नहीं कर सकती और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जिसको इस 9 शेड्यूल में डालने की सरकार की प्लानिंग थी। अब केशवानंद भारती इन सारे एक्ट्स को क्लब करके अपने केस को लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट 1973 में। यहाँ पर उन्होंने केरला गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म एक्ट को अपना बेस बनाया और सुप्रीम कोर्ट में इन सब के अगेंस्ट अपनी पिटीशन दाखिल की। केशवानंद भारती की तरफ से वकालत करने वाले थे उस समय के जाने माने वकील नानी पालकीवाला, जिन्होंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस को
हैंडल किया था और उस समय वो अपनी वकालत में बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे। ये बहस चलने लगी। सरकार की तरफ से वकीलों ने ये भी दलील दी कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है और किसी भी अधिकार को ले सकती है। अगर सरकार ये चाहे तो वो डेमोक्रेसी को भी खत्म कर सकती है। 68 डेज तक ये केस चला और 703 पन्नों में इस केस का जजमेंट आया। इस केस को सुनने के लिए अब तक की सबसे बड़ी जजेस की बेंच 13 जजों की बेंच बिठाई गई, जिसमें बहुत सारे जाने माने जजेस शामिल थे और उन्होंने 7:6 के रेशियो में ये फैसला सुनाया। 7:6 रेशियो का मतलब ये है कि जजेस इस फैसले के फेवर में थे और 6 जजेस इस फैसले के अगेंस्ट में थे। यहाँ पर इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को बचाते हुए 24 अप्रैल 1973 में अपना फैसला दिया। कोर्ट ने ये कहा कि बेशक पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, उसमें छेड़छाड़ या फेरबदल कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को सरकार, कोई भी सरकार आने वाली या प्रेजेंट, कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट से इस बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मांगी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बदले में ये कहा कि इस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। समय आने के साथ जब भी कोर्ट को ये लगेगा कि ये पर्टिकुलर मैटर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकता है तो कोर्ट जुडिशरी इसको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल करती रहेगी। और यही बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आगे चल के कहलाया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसने हमारी डेमोक्रेसी को एक पिलर दिया है, जिसका कि जुडिशियल रिव्यू भी जिसका एक हिस्सा है। यहाँ से निकल के आया राइट टू प्रिवेसी, यहाँ से निकल के आया राइट टू मैरी, राइट टू अब्रॉड और भी बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो आज हमारी लाइफलाइन बने हुए हैं। तो केशवानंद भारती तो ये केस हार गए, लेकिन उन्होंने अपने इस केस के थ्रू भारत के संविधान को इतना बड़ा तोहफा दिया, जिसने न सिर्फ डेमोक्रेसी की रक्षा की बल्कि आगे आने वाली सरकारों को तानाशाह होने से बचाया। इसके बाद भी सरकार और जुडिशरी की टसल जारी रही। अब ये टसल एक्ट से निकलकर आ गई थी उनके प्रमोशन और पोस्टिंग्स पर। 24 अप्रैल को जहां इस केस का फैसला आया, वहीं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 26 अप्रैल को ऐसे बहुत से सीनियर जजेस जो चीफ जस्टिस बनने के काबिल थे और जिनको अगला चीफ जस्टिस बनाया जाना था, उनको सुपरसीड करके वो जजेस जो उनसे जूनियर थे और जिन्होंने गवर्नमेंट के हक में फैसला दिया था, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया।